स्वागत, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और इस वक्त बड़ी खबर जो है वो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ये है बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई पर तात्कालिक कोई राहत उनको नहीं दी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध माना था। उसी मामले को वो चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस इशू कर दिया है ईडी को 24 तारीख को, यानी यहाँ से 10 दिन बाद तो ईडी जवाब देगी। उसके बाद 29 तारीख से कोर्ट इसको सुनना शुरू करेगा। उनका जो बेसिक प्रेमाइस था, दलील यही थी कि ये गिरफ्तारी जो है ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी, एक तरीके से साजिशन है। चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर बंद रखने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा है, केवल नोटिस इशू किया है। मतलब अगले 2 हफ्ते अरविंद केजरीवाल को फिलहाल इस मामले में तो चुप बैठना पड़ेगा। मतलब उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कुछ नहीं कर सकती। हाँ, उनके पास बेल मूव करने का ऑप्शन है, जो हमारे जानकारों ने बताया। बेल चाहे तो वो मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो बेल मूव इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैं अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती देकर के इसको क्वॉश करा सकता हूं, इसी से मुझे राहत मिल जाएगी। तो वो जो थी वो बात फिलहाल तो वो टल गई। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बात खारिज हो गई, लेकिन 2 हफ्ते के लिए वो अब टल गई है। अगर चुनाव को मुख्य मुद्दा बनाया गया था तो पहला वोट पड़ना है 3 दिन के बाद 19 तारीख को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई नोटिस इस बात का नहीं लिया। ये बातें कोर्ट के अंदर आज कही गई थी। रागी जी कैसे देखेंगे इसको, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गए थे कि वो त्वरित सुनवाई हो। त्वरित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है और हो भी नहीं सकता था, इसलिए क्योंकि यदि आप पूरे अरेस्ट को ही यदि आप चैलेंज करते हैं तो स्वाभाविक है कि बिना सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईडी की बात सुने हुए और वो भी राइटिंग में उनसे लिए हुए वो कुछ कर नहीं सकता। पूरे मेरिट में जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन इसका एक 2 पेच जरूर साफ साफ मुझे दिखाई देता है। 24 तक ईडी से कहा गया है कि आप जवाब रिप्लाई फाइल कर दीजिए। जो क्वेश्चंस रेज किया है अभिषेक मनु सिंघवी ने, उस पर रिप्लाई फाइल करने के लिए ईडी से कहा गया है। यानी कि 25 से विधिवत सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी तो हो सकता है ये 2 दिन चले, 4 दिन चले, 1 सप्ताह भी चल सकता है। हो सकता है कि ईडी फिर मांगे कि आपको एडिशनल रिप्लाई करने के लिए वो फिर वो रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है, तो ये लिंगर कर। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट में जाकर के ये निर्णय करती है, दाएं या बाएं, यानी कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में या विपक्ष में, तो इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट उस दिन ये कह देती है कि वाकई ईडी की जो गिरफ्तारी है वो गलत है, तो इसका मतलब है कि प्रेमा फेसाई जो है ये कोर्स पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल के लिए कम से कम लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी और इंडी गठबंधन के लिए भी ये एक एजेंडा मिल जाएगा, पॉलिटिकल एजेंडा। वहां से भी खारिज हो गई। यदि ये खारिज हो जाता है तो इतनी ही बड़ी इनके ऊपर कुठारा घात भी होगा और तब आम आदमी पार्टी ये कहने की हकदार नहीं रह जाएगी। वैसे तो हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ही इस बात को कहने का वो हकदार नहीं रह गई थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो गलत हुई है। लिप्त मान लिया हाईकोर्ट ने, लिप्त माना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, इस हाईकोर्ट के जजमेंट को टर्न अराउंड करना और पूरी तरीके से खारिज कर देना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, और एक बार और मैं कहता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफैलिएबल। वो अब आगे की बात है सर, वो आगे की बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि हो जाता है तो वैसी स्थिति में ये अरविंद केजरीवाल पर बहुत भारी पड़ेगा। आप कुछ कह रहे हैं, मैं समझ जा रहा हूं। एक लाइन की बात है, देखिए ये तो सच है, हम कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे तो जवाब होगा, नोटिस होगा, फिर जवाब होगा, फिर कुछ बताएंगे। एक लाइन की बात यह है कि अगले 14 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार जो हुए हैं उस पर कोई राहत नहीं। सीधी सी बात, एक लाइन की बात। बाकी तो ठीक है, बाकी तो अभी अब इसमें देखिए वो चलेगा। अरे सर, इसमें अभी तो सीबीआई का केस है ना, कि कविता को सीबीआई ने अरेस्ट किया ना तिहाड़ जेल में जाकर के। कह रहा हूं कि अगर उन आधारों पर देखेंगे, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल रेगुलर जमानत की बजाय इधर क्यों जा रहे हैं। ये तो मेरे मन में सवाल है, सामान्य समझने ये विमर्श है, ये नैरेटिव है, समझने के लिए। नहीं, मैं यही बोलने ही वाला था सर, ये समझना चाहिए हमको कि अरविंद केजरीवाल बेल क्यों नहीं लगा रहे। देखिए उसका बेल जब आप नहीं लगा रहे तो क्योंकि वो यही नहीं मान रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी वैध है। नहीं, वो जिस दिन वो बेल मूव कर देंगे अपने अरेस्ट को वैध मान लेंगे। मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस समय तक ये बराबर नैरेटिव बना रहे कि मेरी गिरफ्तारी जो है वो राजनीतिक कारणों से हुई है, मेरी गिरफ्तारी जो है उसके ग्राउंड नहीं है, ये गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से हुई है। एक नुकसान मैं आपको बताता हूं जो हो रहा है उनको।
अब शुरुआत में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, हम ही लोग आप रोज रोज एक घंटा बात करते थे ना, पिछले दिनों हमने कितनी बात की, क्योंकि अब एक रेगुलर चीज हो गई। हाँ, वो जेल में बंद है, लेकिन अब रोज क्या बात करेंगे? बाहर उनकी पार्टी ऐसा कोई रोज इशू खड़ा कर नहीं पा रही है। देखिए सुनीता जी का वीडियो अब कोई आता वीडियो भी नहीं आ रहा, नहीं डालता है, क्या कहेंगे? एक ही दिन के बाद उनकी बात खत्म हो गई। संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी चर्चाओं में नहीं रह गई है अब, लेकिन अब अगर 2 हफ्ते के लिए और ये मामला टल गया तो फिर ठंडे बक्से में गया पूरा मामला। देखिए ये होना ही था, सुप्रीम कोर्ट ईडी को नोटिस इश्यू करने ही वाला था। आप देखिए जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जब अभिषेक मनु सिंघवी 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, तब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बिना हमारा पक्ष सुने आप केजरीवाल को बेल मत देना। हालांकि वो अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां से विड्रॉ कर लिया था कि हम राउज एवेन्यू कोर्ट का समय हमारा क्रॉस हो रहा है, इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं। ईडी पहले ही कह चुकी थी सुप्रीम कोर्ट को कि बिना हमारा पक्ष सुने आप किसी भी तरह की राहत मत देना। तो यह तय था कि जब केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बिना किसी कारण के, बिना उनकी गलती गिरफ्तार किया गया है, तो जिस एजेंसी ने गिरफ्तार किया गया है उसका पक्ष सुप्रीम कोर्ट जरूर जानेगी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि 24 तारीख तक अपना पक्ष रख लिया। मुझे लग रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट 2 पक्ष भी रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ईडी से यह भी कह सकता है 29 तारीख को सुनवाई के दौरान कि आपने अपनी कस्टडी में इनसे पूरी पूछताछ कर ली है, आपको जो पूछना था पूछ लिया है। अगर ईडी कहती कि हमने पूछताछ पूरी कर ली है, तो कोर्ट यह कह सकता है कि केस चलता रहेगा और तब तक के लिए इनको बेल दी जाती है। और अरविंद केजरीवाल को ये बेल मूव तो करें, बेल मूव ही नहीं कर रहे हैं, वो कर सकते हैं उस समय, वो समय कर सकते हैं इस मामले में। अच्छा चलिए, और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि जब भी ईडी आपको पूछताछ के लिए बुलाए, मैं जरा इस विषय से आगे बढ़ना चाह रहा हूं, ये तो खबर दब गई ना, इस 2 हफ्ते का मामला ही हो गया। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए दूसरी चीज ये, पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को अगर 5 दिन में उठा लिया तो ये जो है, ये कहना कि उसने उस पर संज्ञान नहीं लिया है या फिर उसको त्वरित तरीके से नहीं लिया है, गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट को जो जानते हैं, लिस्टिंग बड़ी देरों बाद होती है, बहुत टाइम लगता है लिस्ट होने में केस। पहली बात तो उसने प्रायोरिटी पे उठाया। दूसरी बात ये जरूरी था कि ईडी का बात सुनी जाए, ईडी क्या कहता है। तीसरी बात, ऐसे बेल नहीं मिलेगी सर। मैं एक आपको एक जब छोटा सा वो मामला मेल याद के दिलाता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को गिरफ्तार किया गया था मेरे ख्याल से एयरपोर्ट पर, टरमैक पर पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया था, सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ा था ना, नहीं जाने दिया। असम की पुलिस आई थी लेने, नहीं जाने दिया। अर्जेंसी उसे कहते हैं, तब तो नोटिस इशू नहीं हुआ था, तब उसे कहते हैं। देखिए तब अर्जेंसी उसे, इस केस में कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई। आपने कितने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें पवन खेड़ा जैसा मामला हुआ? गिने चुने हैं, सिर्फ गिने चुने केसेस हैं। लेकिन ये भी सब चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ है, मिनिस्टर कह रहा है कि हमको उठा लिया, इसीलिए इसको माना जाए क्योंकि छुट्टियां थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल अब हुआ, इसका मोटिव, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हुआ ये कि अब विपक्ष जो है, दरअसल उसके सामने सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि आप देश के अंदर कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी चीज, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जेल में पिछले 20-25 दिन से है, मामला उस वक्त उठा, अब फिर मामला जो है डाउन हो गया, तब क्या। तो जो जमीन पर, सड़क पर, लोगों के बीच में जाकर के जो एक भूमिका अदा करनी चाहिए, वो विपक्ष कर नहीं पा रहा है। अच्छा, वो मीडिया को दोष देंगे, हम तो सब करते हैं, आप हमको दिखाते नहीं। आप मुझे बता दीजिए विपक्ष का आपको कौन सा कोई बड़ा बयान, कोई बड़ा इशू उन्होंने उठाया हो, अपने मैनिफेस्टो ही जोर शोर से चला दिया हो, खटाखट बताइए, कुछ कोई ऐसी बात हुई हो? कुछ नहीं हुआ ऐसा, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। और दूसरी ओर आप देखिए क्या हो रहा है। मैं इसलिए आज ये लिख करके लाया, न्यूज वैल्यू तो राहुल गांधी की तो है सर। मैं बता रहा हूं आपको, राहुल गांधी आज वायनाड में है, रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आज केरल में। आप कार्यक्रम सुनिए बस जरा, ठीक है। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आज का व्यूअर्स लगा हुआ है। केरल के त्रिशूर में पहली रैली 11:15 बजे, दूसरी रैली तिरुवनंतपुरम में 2:15 बजे, 11:15 के बाद 2:15 बजे, ठीक है, त्रिशूर फिर तिरुवनंतपुरम। उसके बाद 4:30 बजे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में उनकी सभा लगी। 3 कार्यक्रम करेंगे नरेंद्र मोदी। अमित शाह त्रिपुरा में, मणिपुर में रैली करेंगे, जयपुर में रोड शो करेंगे, आज ही के दिन एक दिन। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर, उसके बाद बिहार के नवादा और औरंगाबाद में रैली करने जा रहे हैं। 3 बड़े नेता, 9 बड़े कार्यक्रम। और दूसरी ओर राहुल गांधी आज एक वायनाड में, प्रियंका गांधी आज एक राजस्थान के अंदर वो कार्यक्रम करने जा रही हैं, और दक्षिण में कहीं जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस वक्त ज्यादा जरूरत किसको है, आप मुझे बताइए, कि वो जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा जाए? किसको जाना चाहिए ज्यादा? विपक्ष कहीं, आपको कहीं कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं। अब राहुल गांधी ने कहा साहब देश में आग लग जाएगी जब अगर ये लोग दोबारा आ गए। नरेंद्र मोदी हर रैली में उस बात को उठा रहे हैं। अब इस बयान को आप थोड़ा बचकाना ही बयान कहेंगे ना, ये जानते हुए कि इसका सामने वाला कैसा उपयोग करेगा। आपने हाथ में उनके हथियार दे दिया। अब नरेंद्र मोदी देखिए एक से एक, दूसरे से दूसरा कैसे जोड़ते हैं। इन्होंने कहा देश में आग लग जाएगी। अब इंडिया अलायंस की सीपीएम ने जो मैनिफेस्टो निकाला उसमें कहा हम न्यूक्लियर वेपन सारे हम खत्म कर देंगे। नरेंद्र मोदी ने उसको भी उठा लिया। फिर वो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, ये लोग आएंगे तो देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, देश को कमजोर कर देंगे।
और हम वो लोग हैं, हम तो घर में घुसकर मारते हैं। आज खबर क्या आ गई? आज खबर ये आ गई कि सरबजीत का जो हत्यारा था पाकिस्तान में, उसको भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार के खत्म कर दिया। उनके पक्ष में इतनी सारी चीजें जा रही हैं, आप खुद ही लूज बॉल दिए जा रहे हो और फिर जमीन पर उतर भी नहीं रहे हो। जरा नरेंद्र मोदी की बात सुनिए आप, और उसके बाद फिर अगर राहुल गांधी का स्टेटमेंट वायनाड से आया कोई तो मैं दिखाता हूं आपको। एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? कहावत है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब इसके बाद क्या किया होगा विपक्ष ने? कांग्रेस पार्टी का कल की हेडलाइन क्या थी? हेडलाइन यह थी कि दिल्ली से टिकट दिया गया चुनाव लड़ने के लिए मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार। पूरा नैरेटिव राष्ट्रवाद के ऊपर ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया, आपको बहुत चेता हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर क्या इल्जाम है कि जेएनयू में जब आप अध्यक्ष थे स्टूडेंट यूनियन के, तो आपकी मौजूदगी में नारा लगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब वो कन्हैया कुमार के सामने लगे थे कि नहीं लगे थे, कन्हैया कुमार ने नारा लगाया था कि नहीं लगाया था, ये अलग बात को छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए। लेकिन कन्हैया कुमार की ख्याति इसी से है। लोग कन्हैया कुमार को तभी जाने थे लोग कि कन्हैया कुमार को, और वो आरोप आज तक धुला नहीं उनके ऊपर से। और वो आदमी को आप लड़ा रहे हो दिल्ली के अंदर। आप मुझे बता दो, नैरेटिव वॉर कैसे जीतोगे आप, हर्षवर्धन जी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर जो गंभीर आरोप लगाकर कांग्रेस के लोग छोड़ कर निकल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी अपने कृत्यों से उसको और स्थापित प्रमाणित कर दे रही है। मनोज तिवारी के खिलाफ आप पिछली बार आपने बिहार के बेगूसराय से लड़ाया, इस बार आप मनोज तिवारी के सामने दिल्ली में लाकर लड़ा देते हैं। जबकि हर कोई ये जानता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर न तो कभी कन्हैया कुमार गए, न वहां कोई काम किया, और दिल्ली की यूनिट के साथ कभी कोई तालमेल भी नहीं रहा। पूरी भूमिका कन्हैया कुमार की राहुल गांधी के साथ यात्राओं में रहने की, उनकी रणनीति बनाने की, उनके साथ रहने की रही। और यहीं पर जाकर यह सवाल खड़ा होता है कि अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित, अलका लांबा, इन नेताओं की कोई जगह नहीं है। जो नेता दिल्ली में पार्टी का चेहरा है, जो नेता लड़ने वाले चेहरा है, जो नेता आज भी लड़ रहे हैं, अब हो सकता है और होना भी चाहिए, पार्टी का अनुशासन है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, उनको बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मनोज तिवारी के सामने ये एक प्रत्याशी जब आप चयन करते हैं तो उससे समझ में आ जाता है। उदित राज का आप चयन करते हैं, उदित राज की पूरी, जिसको कहें कि यूएसपी ही वही है कि वो दिन रात जातिवादी घृणा फैलाते हैं। अनर्गल बयान, इसके अलावा कोई नहीं। अनर्गल बयान वो टीवी पर भी ऐसे ही बोलते हैं, सोशल मीडिया पर भी ऐसे ही लिखते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बार 14 में लड़ा दिया तो वो सांसद हो गए, फिर उसके बाद बुरी तरह से हारे हंसराज हंस सब चले गए हैं पंजाब। लेकिन ओवरऑल अगर देखें, और तीसरा प्रत्याशी जेपी अग्रवाल, बहुत दिग्गज नेता है कांग्रेस के, लेकिन समय चला गया। जेपी अग्रवाल राज्यसभा 2 बार भेजे गए, उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन आज क्या कांग्रेस के पास प्रत्याशी तक नहीं है कि उनको बाहर से या तो लाना पड़ता है, अपने विचारधारा से बाहर का लाना पड़ता है, और वो भी उस जगह पर जहां 7 वाली दिल्ली में 3 ही सीट उनके पास बची हुई है, उसमें भी चयन है। ये बहुत ठीक नहीं दिखता है। राहुल जी बताएं, कन्हैया कुमार मिले कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस जो है वो पहले ही उनके पास, मुझे लगता है कि आपके साथ मिलकर वो क्या कर पाएंगे, ये उनको देखना होगा कि वो कितना वोट आपका अपने साथ मिला पाएंगे। अपनी जो भी 3 वो लड़ रहे हैं जो यहाँ पे लोकसभाएं दिल्ली में, वो कितना होगा, ये मुझे लगता है कन्हैया कुमार एक रॉन्ग चॉइस है उनके लिए। लेकिन कांग्रेस का अपना थॉट प्रोसेस है। चुनावी दृष्टि से कह नहीं कर रहा हूं, हम बात भी क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, कन्हैया कुमार को लड़ाया जा रहा है। देखिए, आप बात कर रहे थे विपक्ष किस तरह से इसको कर रहा है, विपक्ष लड़ता, मुझे ऐसा थोड़ा लगता नहीं है। देखिए, जब हम बात करते हैं बीजेपी के नेताओं की, ये रैली थी, वो रैली थी, फलाना रैली थी, तो तेजस्वी यादव 5 जिलों में आज रैली कर रहे हैं, ठीक है। अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में रैली कर रहे हैं, ठीक है। ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में रोड शो कर। कांग्रेस का क्या कर रही है सर? कांग्रेस तो हम मानते ही नहीं, क्या कर रहे हैं? हम तो ये मानते ही नहीं है।
किसकी जिम्मेदारी? राहुल गांधी जो है कांग्रेस वो नहीं टिक लड़ेगी, सकते हैं। कांग्रेस नहीं लड़ेगी, आप मोदी को हरा लेंगे। मैं ही कह रहा हूँ, ये मैं मानता ही नहीं हूँ कि राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने टिक सकेंगे। हमने बहुत बार इस शो पे बात की है कि राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के जब तक जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहेंगे तब तक कांग्रेस तो प्रयास भी नहीं करेंगे। तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। कर रहे होते तो कौन कहता कि राहुल गांधी जो है रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, कौन कहता कि ठीक से पार्टी को नहीं चला रहे। कर रहे होते प्रयास तो दिख रहा होता ना वो। एक सर ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। नहीं कर तो रहे हैं, लेकिन जिसकी क्षमता जितनी होती है और जितनी उसकी अक्ल होती है उसी अनुसार तो करता है। हमारी क्षमता जितनी होगी मैं वैसा ही करूंगा, हमारी जितनी सोचने की दृष्टि होगी वैसा ही करूंगा। कोई एक है जो अपने घोषणा पत्र से आज नहीं देख रहा है, 2047 देख रहा है। कोई अपने घोषणा पत्र में आज नहीं देख रहा है, 2 साल तक ही दिख रहा है। तो ये तो अपनी अपनी दृष्टि है। राहुल गांधी कर रहे हैं लेकिन वो गलत दिशा में काम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बताइए। न्याय यात्रा कर रहे हैं, अन्याय यात्रा कर रहे हैं। खत्म हो गई न्याय यात्रा। हैं, इसके बाद जो है वो रोज सभाएं कर रहे हैं। जो टिकट वितरण हो रहा है उसको अपरोक्ष तौर पर तय कर रहे हैं। एक इंटरव्यू नहीं दिया राहुल गांधी ने। और तो छोड़िए, सबसे सरल, आज प्रधानमंत्री का इंटरव्यू दोस्तों 5:30 बजे से आप देख पाएंगे इंडिया टीवी पर। 5:30 बजे नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आप देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू देने का टाइम मिल रहा है, राहुल गांधी को इंटरव्यू देने का टाइम नहीं मिल रहा है। फिर आप कहते हैं मीडिया हमको दिखाता नहीं। राहुल गांधी एक बार बोले कि मुझे, मैं एक बार उनकी पार्टी की तरफ से आ जाए, राहुल गांधी के इंटरव्यू जो सक्षम होता है ना, कौन नहीं जाएगा इंटरव्यू करने? जो सक्षम होता है ना उसके पास ज्यादा समय होता है। जो अक्षम होता है उसके पास समय ब्रेक लेना होगा मुझे, प्लीज कमी होती है। अभी आप बताए थे कि देखिए प्रधानमंत्री आप मोदी कह रहे हैं, 3 पता चलेगा वो रैलियां कह कर रहे रहे हैं हैं। कहानी कुर्सी की हटाओ, इसी समय में इंटरव्यू देंगे। देते, हम तैयार हैं। चलो जी, आप बताए थे कि प्रधानमंत्री मोदी दिन में 3 रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह 3 रैलियां कर रहे हैं। सिर्फ रैलियां नहीं कर रहे हैं, उसके बाद संगठन की बैठक लेते हैं कि पार्टी के उम्मीदवार कहां लड़ रहे हैं, विपक्ष का माहौल क्या चल रहा है, अपने को कहां देना है, पार्टी के अंदर क्या स्थिति है, सरकार के काम भी निर्णय प्रधानमंत्री मोदी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो अभी हैं, वो भी निर्णय ले रहे हैं। तो सिर्फ रैलियां नहीं कर रहे हैं, संगठन की बैठक कर रहे हैं। एनडीए के गठबंधन के जो दल है उनको क्या दिक्कत आ रही है उनको वहां पर बात कर रहे हैं और पूरी तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व है। राहुल गांधी ने संगठन देख रहे हैं, न पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। अपनी सीट पर भी ध्यान से देख नहीं पा रहे। अब इसको आप कंपैरिजन कर लीजिए सर, ब्रेक ले लो। राहुल गांधी के साथ अन्याय है। हम नहीं कर रहे सर कोई अन्याय।